हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द पार्ट 3 वीडियो ऑफ एटॉमिक हैबिट सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने हैबिट का साइंस समझा था, जिसमें क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड का एक क्रिटिकल रोल होता है कोई भी हमारे हैबिट को फॉर्म करने के लिए। और सेम 4 स्टेप का यूज़ करके हम हमारी कोई भी अच्छी हैबिट बना सकते हैं और बुरी हैबिट छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सिंपल वर्ड में। तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। डच साइंटिस्ट निकोलस टिनबर्गन ने वेरियस बर्ड पे एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हमें कोई काम करने के लिए क्या मोटिवेट करता है और हैबिट फॉर्म करने के लिए क्रेविंग का क्या रोल होता है, इसकी समझ को बदल के रख दिया। इस बर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें 1940s में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ग्रेला गीज एक ज़मीन पे घोंसला करके अंडा देने वाली बर्ड है। कभी कभी घोंसले के बाजू में घूमते वक्त एक आध अंडा घोंसले से फिसल कर नीचे जाता है और घास में जाके रुक जाता है। जब भी कभी ये होता, वो गीज उसे चोंच और गर्दन से खींच के घोंसले में रख देती थी। टिनबर्गन साहब ने ये ऑब्जर्व किया, गीज कोई भी गोल चीज़ जैसे बिलियर्ड बॉल, लाइट बल्ब, टेनिस बॉल को खींच कर घोंसले में लाती है। जितनी बड़ी गोल चीज़ उतनी वो अट्रैक्टिव लगती और उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स भी रहता था। हद तो तब हुई जब एक गीज ने वॉलीबॉल को पूरी मेहनत से खींचा, हर मुमकिन कोशिश से घोंसले में लाया और उस पर बैठ गई। टिनबर्गर ने ये नोटिस किया उनका ब्रेन काम कैसे करता है। जितने ज़्यादा कोई हैबिट अट्रैक्टिव लगेंगी, हम उतने एफर्ट्स या फिर उनका ब्रेन उतने एफर्ट्स लगाएगा उस चीज़ को पाने के लिए। हम इंसान भी कोई डिफरेंट नहीं है, हम भी रियलिटी को एग्जैजरेटेड या फिर बढ़ा चढ़ाकर वर्जन के शिकार बन जाते हैं। हम अगर केयरफुली हमारा एनवायरनमेंट या फिर सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ भी रियलिटी को बस बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है और हम अनकॉन्शियसली उसका शिकार भी बन जाते हैं। जैसे कोई लैक्मे के एडवर्टाइज करने वाले एक्ट्रेस, उन्हें आइडियल लाइटनिंग, प्रोफेशनल मेकअप एंड फोटोग्राफी एडिट से इतना बड़ा चढ़ाकर और एग्जैजरेट करके बताया जाता है कि वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट लगने लगते हैं। यही एक बार आप करीना जी का एग्जाम्पल देख लो। इसी तरह सोशल मीडिया कुछ मिनटों में ज़्यादा लाइक दे देता है जितना हम हमारे घर, ऑफिस या कॉलेज में नहीं ला पाते। रियलिटी को एग्जैजरेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट। आप एक बार खुद ही देख लो। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। मसूड़ों में तकलीफ? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? डीप क्लीन एहसास? डीप क्लीन एहसास? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट देता है डीप क्लीन। पीला? क्या आपके दांतों में पीलापन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? नींबू और नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट हेल्दी व्हाइट में है नींबू। खून? मसूड़ों से खून, पायरिया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त। मतलब पहले नमक, बाद में डीप क्लीन एहसास, फिर नींबू। नहीं, मतलब गजब है यार। तो ये सब एग्जैजरेटेड फीचर है जो हमें बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और हम शॉपिंग हैबिट्स, सोशल मीडिया हैबिट्स, एटिंग हैबिट और ना जाने कितने सारे हैबिट का शिकार बन जाते हैं। तो इसी बिहेवियर को यूटिलाइज करके ऑथर ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग, जिससे हम हमारे हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह रोनन ने क्या किया था। रोनन बाइन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था डबलिन, आयरलैंड में। उसे नेटफ्लिक्स देखना बड़ा पसंद था, पर उसे ये भी पता था कि उससे एक्सरसाइज करनी भी चाहिए। तो रोनन ने अपने इंजीनियरिंग स्किल का यूज़ करके स्टेशनरी बाइक को हैक किया और उसे लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिससे नेटफ्लिक्स तभी चालू होता जब साइकिल एक सर्टेन स्पीड पर चलती। अगर रोनन अपनी साइकिल की स्पीड ज़्यादा देर तक कम रखता तो उसका शो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता और तब तक शुरू नहीं होता जब तक वो फिर से पैडलिंग स्टार्ट ना कर दे। तो रोनन अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज़ कर रहा था। तो टेम्पटेशन बंडलिंग में हमें जो काम या फिर एक्शन हम करना चाहते हैं उसे लिंक करना है वो एक्शन से जो हमें करना चाहिए
या फिर जिसे करने की ज़रूरत है। रोनन के केस में नेटफ्लिक्स देखना वो चाहता था, उसने उसे लिंक किया एक्सरसाइज करने के एक्शन से जो उसे करनी चाहिए या फिर उसकी ज़रूरत है। तो टेम्पटेशन बंडलिंग का एक जनरल फार्मूला बन सकता है, जैसे कि आफ्टर हैबिट आई नीड आई विल हैबिट आई वांट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम में फिर फेसबुक चेक करना चाहते हैं पर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं अगर 5 पुशअप कर लूँगा उसके बाद में मैं मेरा फ़ोन चेक करूँगा, तो इस टेम्पटेशन बंडलिंग मेथड से हमारी हैबिट अट्रैक्टिव बन जाएंगी क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा ही सेटिस्फाइंग है कि जो हम उसे इंजॉय भी करते हैं। ऑथर बोलते हैं ह्यूमंस झुंड में रहने वाले प्राणी हैं। एंशियंट टाइम में इसका बहुत बेनिफिट हुआ करता था, हमें रिसोर्सेज के एक्सेस था, सेफ्टी मिलती थी, पर ग्रुप में रहने के लिए हमें उनकी हैबिट को कॉपी या फिर इमिटेट करना पड़ता था जिससे हमें ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिले। ऑथर बोलते हैं हम जनरली 3 ग्रुप को इमिटेट करते हैं। एक तो है क्लोज जिसमें फ्रेंड्स और फैमिली आएंगे, द मेनी जिसमें सोसाइटी और अपने आजू बाजू के लोग आएंगे, द पावरफुल जिनके पास सोशल स्टेटस, रिच या फिर फेम है। तो सबसे पहला है द क्लोज, द फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो स्मोकिंग इन्वायरमेंट आपके स्मोकर ना बनने का मोटिवेशन को हरा कर आपको भी स्मोकर बना दे। हमारे फ्रेंड्स का प्रेशर तभी खराब है जब उन्हें कोई बैड हैबिट है, पर अगर उन्हें कोई अच्छी हैबिट है तो उनका एनवायरनमेंट हमारे लिए बड़ा इन्फ्लुएंस डालेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल है माइक मैसिमिनो। जब माइक MIT में ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उन्होंने रोबोटिक्स क्लास में एडमिशन किया था। उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, उन 10 लोगों में से 4 स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट बने। अगर आपका सपना भी एस्ट्रोनॉट बनना था तो माइक की क्लासरूम और उनके दोस्त हमारे लिए एक बेस्ट कल्चर था। तो इसी तरह से हमें कोई हैबिट अट्रैक्टिव बनानी है तो हमें ऐसा ग्रुप या फिर कल्चर ज्वाइन करना पड़ेगा जहां हमारा डिज़ायर बिहेवियर वहां एक नॉर्मल और कॉमन बिहेवियर हो। अगर हमें और अट्रैक्टिव बनाना है इस मेथड को तो एक स्टेप आगे बढ़ के उस ग्रुप में ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जहां उस ग्रुप में और हम में कुछ कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस ग्रुप के लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो अगर हमें भी वो म्यूज़िक सुनना पसंद रहेगा तो बॉन्ड जल्दी बन जाएगा और इसी तरह से वो हैबिट अट्रैक्टिव लगने लगेंगी जो उस कल्चर में हम डिज़ायर है। दूसरी मेथड है द मेनी, जिसमें हमारी सोसाइटी और आजू बाजू का एनवायरनमेंट रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक बार 1950s में साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया जिसमें एक स्टूडेंट को 10 लोगों के ग्रुप में खड़ा करवा दिया जाता। वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अजनबी या फिर स्ट्रेंजर थे। ग्रुप को एक कार्ड शो किया जाता जिस पे एक लाइन होती और उसके बाद में दूसरा कार्ड दिखाया जाता जिसमें 3 लाइन होती। उसके बाद हर एक मेंबर को दूसरे कार्ड में से एक लाइन सेलेक्ट करने को लगाते जो लेंथ में पहले कार्ड की लाइन जितनी है। ये वो 2 कार्ड थे जो उन ग्रुप को दिखाए गए थे। हमारी तरह हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसे भी आंसर उसका पता था कि करेक्ट आंसर सी है। जिस स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट करवाया जाता उसे सबसे लास्ट में खड़ा करते और पहले 10 लोगों को जानबूझ के गलत आंसर बताने को लगाते। जब फर्स्ट मेंबर से पूछा उसने बताया आंसर ए है। हमारा स्टूडेंट आंखें बड़ी करके हंसने लग जाता और एक बार फिर लाइन की लेंथ चेक करता। इसी तरह दूसरे का आंसर सुनता, फिर से ए। ये कंटिन्यूस आंसर सुनने के बाद वो खुद की आंखों पर डाउट करने लग जाता और यह प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद जब तक उसका टर्न आता और उसे आंसर पूछा जाता वो भी ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर, जो कि कम्प्लीटली स्ट्रेंजर और अजनबी है, वो भी सेम आंसर कॉपी करके आंसर बोलता कि इसका आंसर भी ए है। तो हमें इसमें समझ में आता है कि जो लोग से हमारा कुछ वास्ता भी नहीं है, जो लोगों से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, उससे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जब हम 100% श्योर नहीं होते हैं, हम देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर उनके रिव्यू क्यों चेक करते हैं जो हम उनसे कम्प्लीटली अजनबी है, क्योंकि हम कुछ हद तक उनको अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे कुछ इन्फ्लुएंस डालने देते हैं। हमारे ह्यूमन माइंड को पता है कि दूसरों के साथ कैसे अलाइन करें। हम बाकी के लोगों के सोचने के तरीक़ों से सोसाइटी को इग्नोर तो कर सकते हैं,
आप बोल सकते हैं आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, पर हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए, जिससे हमारी नई हैबिट जो हम बनाना चाहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े डिफ़िकल्ट बन जाएंगी और हम उसमें गिव अप भी कर देंगे। इसी तरह से हमारी नई हैबिट ग्रुप और उस कल्चर के साथ अगर फिट हो रही है तो वो बड़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। और तीसरा है, हम पावरफुल लोगों को कॉपी करते हैं या फिर उनको इमिटेट करते हैं। पावरफुल लोगों की तरह हमें भी रिस्पेक्ट, फेम, लव, पैसा, एक्सपेंसिव कार हमें भी चाहिए। इसका मतलब है अगर हमारे बिहेवियर को भी रिस्पेक्ट, अप्रूवल और प्रेज मिलता है तो वो हमें अट्रैक्टिव लगने लग जाती है और हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई बुरी हैबिट ब्रेक करनी है तो हमें उसे अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सोशल मीडिया यूज़ करने की एक बुरी आदत है तो उसे यूज़ करने से पहले हमें उसके डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करना पड़ेगा और उसे हाईलाइट करके खुद को ज़ोर ज़ोर से बताना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया से मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे मेरी लाइफ को छोड़ के मैं दूसरों की लाइफ में झांकूंगा, दूसरों से खुद को कंपेयर करूंगा और मेरी लाइफ की कमियां पर फोकस करूंगा, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। इससे हमारी सोशल मीडिया यूज़ करने की हैबिट अनअट्रैक्टिव बन जाएगी और जो हैबिट अनअट्रैक्टिव है उसे छूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को हम समराइज़ कर सकते हैं कि सेकंड लॉ में हमें अगर कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो हमें उसे अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। वो होगा दो टाइप से, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग और दूसरी मेथड है जहाँ पे हम ऐसा कल्चर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा डिज़ायर बिहेवियर उस ग्रुप में कॉमन बिहेवियर हो। इसी तरह से अगर हमें कोई बुरी हैबिट ब्रेक करनी है तो हमें सेकंड लॉ का इन्वर्जन करना पड़ेगा, जिससे हम हमारी बुरी हैबिट को अनअट्रैक्टिव बना सके, और वो होगा वो बैड हैबिट के डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करने से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे 2 रिमेनिंग लॉज देखेंगे। तब तक नई हैबिट बनाते रहिए। जय हिंद।